नमस्कार दोस्त, फिर से लौट आया हूँ धमाकेदार वीडियो लेके। बात करने वाला हूँ आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस की। बेसिकली क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ वो एनयूएस क्लास 10th एसएसटी के होंगे, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल नॉलेज के लिए भी, प्लस जो आगे दोस्तों गवर्नमेंट जो उसकी तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी दोस्त इन क्वेश्चन से काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि सभी मिलकर इस क्वेश्चन को देखें और इससे पूरा फ़ायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, करते इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कांस्य युगीन विकसित सभ्यता वाले दो देश के नाम बताओ। आपको दोस्त ऐसे देश के नाम बताने हैं, ऐसे दो कंट्री के नाम बताना है जो ब्रोंज एज के थे। याद रखना, कांस्य एज यानी कि कांस्य मतलब क्या होता है, जो तांबे और टीन को मिला के बनता है। तो देख सकते हो ऐसे बर्तन होते हैं ये। तो ये उस समय के बर्तन हुआ करते थे। तो कांस्य एज, कांस्य मतलब होता है ब्रोंज। ब्रोंज मतलब देखो, किसी को ब्रोंज मेडल मिला है, किसी को गोल्ड मेडल मिला है, किसी को सिल्वर मेडल मिला है, ऐसा होता है ना। तो ब्रोंज यानी कि कांस्य का यूज जब हुआ करता था तो उस समय के दो कंट्रीज कौन थे। तो सबसे पहले आपको नाम बताना है भारत का, एंड दूसरा है यूनान। यूनान एंड भारत कांस्य यानी कि ब्रोंज एज के दो कंट्री है। इसके बाद दोस्तों आपकी और भी है कंट्री, बट ये दो आपको मेन बताना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को दी गई दो उपाधियों के नाम लिखिए। दोस्तों पूछा दो उपाधि क्या है, लेकिन मैं आपको तीन बता दूंगा। पहला उपाधि है नाइटहुड की उपाधि, एंड दूसरा है खान बहादुर की, खान साहिब की। ये तीनों उपाधि अंग्रेज अपने चेलों को दिया करते थे। इट मीन्स जो अंग्रेजों का काम किया करते थे, जो अंग्रेजों के साथ काम करते थे। इट मीन्स दोस्तों सिंपल ये है, अपनी लैंग्वेज में बताऊं थोड़ा, तो अंग्रेजों के दलाल, जो देश के गद्दार थे, जो देश के नमक हराम थे, जो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। इसमें फोटो देख सकते हो। इस फोटो में क्या नजर आ रहा है आपको, यानी कि अंग्रेजों के जो चापलूसी करते थे ऐसे भारतीय लोग, जिन्होंने अंग्रेजों के पास जाकर अपनी एक पैर को, दोस्तों देख सकते हो कैसे चेयर पे टेक रखा है, इसके ऊपर अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड के राजा या महारानी, वो अपने दोस्तों उनके कंधे पे तलवार रखकर उनसे शपथ दिलवाता था कि हाँ भाई तू शपथ ले कि तू हमेशा से हमारी सम्मान करेगा और हमारे लिए काम करेगा। तो दोस्त ऐसे लोगों को अंग्रेज उपाधि, टाइटल्स दिया करते थे। और इस टाइटल्स का मतलब ये था कि ऐसे लोग जिनको ये दिया गया है वो सब के सब अंग्रेजों की चापलूसी करेंगे। सबसे पहला दोस्तों नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है हमारा। फिर भी पता नहीं भाई क्यों मानते हैं हम उनको, पर क्यों बढ़ावा देते रहते हैं। खैर दोस्तों, मैं जब वीडियोस की सीरीज लेकर तो खोल कर बताऊंगा। आज इतने बता देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, फजल अली हो गए, है ना, आयंगर हो गए, तो इन सबको मिला था यार ये उपाधि, जो अंग्रेजों के चापलूसी क्या करते थे। तो आप सिंपल ये बताओगे, जो अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिया था उनको अंग्रेजों ने उपाधियाँ दिया था दोस्तों। वो नाइटहुड है ना, एंड खान साहब है, खान बहादुर है। आपको ऐसे उपाधियों का नाम देखने को मिलेगा, बट नाइटहुड सबसे फेमस उपाधि था। चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने हम सांप्रदायिकता के जन्म लेने के उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ कम्युनलिज्म। जब एक कम्युनिटी के लोग, यानी कि एक कम्युनिटी के लोग जब अपने धर्म को ऊंचा दिखाते हैं और किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाकर आपस में धर्म युद्ध, यानी दोस्तों आपस में धर्मों को लड़ाते हैं। जैसे याद कर दोस्तों आज़ादी का समय, कैसे गदर फिल्म देखियो, कैसे ट्रेन भर भर के लासे जाया करते थे, क्या समय था दोस्तों। आज भी ऐसा होता है। कई बार दोस्तों देखा जाता है कि एक धर्म किसी दूसरे धर्म का बुरा कह रहा है और इसी बुराई के कारण आपस में धर्म के लोग लड़ जाते हैं, जिसको हम संप्रदायवाद कहते हैं। संप्रदाय का मतलब भी दोस्तों धर्म से लिया जाता है। क्या? कम्युनलिज्म का मतलब, जिसमें एक धर्म अपने धर्म को ही ऊंचा मानता है, अपने धर्म को अच्छा मानता है, बाकी दोस्तों औरों को, धर्म को, औरों के जो रिलीजन्स होते हैं उनको वो बुरा कहने लग जाता है। इसी से सांप्रदायिकता की भावना, कम्युनलिज्म का उदय होता है, बर्थ होता है, एंड समाज में दोस्तों रोइट्स या दंगे पैदा हो जाते हैं और दंगे होने के कारण मारकाट स्टार्ट हो जाता है। आज के समय में किस कारण से कम्युनलिज्म का बर्थ होता है? सिंपल बात कहूँ तो संप्रदायवाद का जन्म किस कारण से होता है? तो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे सबसे भयंकर लिए हैं। सबसे पहले तो दोस्त, ये देश के लोग कभी नहीं सुधरने वाले। ये पॉलिटिकल राजनेता दो दोस्तों पाखंडी हैं, सामने से बोलेंगे हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन वास्तविकता ये है कि लड़ाने वाले भी यही होते हैं। लड़ाने वाले भी यही होते हैं। एक जगह दोस्तों जहाँ पे माइनॉरिटी दिखे, जहाँ पे मेजोरिटी दिखे, बस आपस में भाई ये कर दो कि माइनॉरिटी का भाई वोट पाने के लिए एक धर्म को अच्छा कह दो, एक धर्म का बुरा कह दो। अंग्रेजों ने क्या कहा था, है डिवाइड एंड रूल की नीति।
याद करो दोस्तों, वो समय अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जिस समय उन्होंने क्या कहा कि भाई ये देश ना हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है। और इस बात को कहकर हिंदुओं के अंदर दोस्त और मुसलमानों के अंदर एक नफरत सी पैदा कर दी, और इसी नफरत को 1947 में भारत के विभाजन के समय दिखा गया। और दोस्तों वास्तविकता पता क्या है, हम सब आपस में एक हैं, लेकिन लड़ाने और झगड़ाने वाले ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज भी यही कर रहे हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कई पार्टी आज धर्म को लेकर बनी हुई है, कई पार्टी आज सांप्रदायिकता और रिलीजन की बात करती है। तो इसी कारण से वोट बैंक का ये राजनीति जो बना हुआ, जिसके कारण से दंगे फसाद करवाना आज आम बन चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि कई लोग भूख, बीमारी, गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण ऐसे पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं जो पार्टी उनके धर्म विशेष के कारण बनी हुई है। जैसे कि दोस्तों मान लो एक विशेष जाति है, कोई भी धर्म है, एक कॉलोनी के अंदर मान लो, और उसी जगह पे दोस्तों एक पार्टी बन गई और उसने ये कहा कि भाई हम तुम्हारे हितैषी हैं, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। एंड दोस्त बाद में यह हुआ कि उसी पार्टी ने आगे चलकर आपस में भेद डालना स्टार्ट कर दिया, जो कि इतिहास से लेकर अब तक होता आ रहा है, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति बड़ी गंदी राजनीति होती है। देश के नेताओं को धर्म में लड़वा कर एक धर्म का वोट लेने को तो मिल जाता है भाई, नेताओं का क्या जाता है, जनता आपस में कटते मरती रहती है। दोस्तों सभी धर्मों का सम्मान करना हमारी तो प्राथमिकता है, सेकुलर कंट्री है भाई हम, फिर भी लेकिन दोस्तों पॉलिटिकल रीजन सबसे बड़ा है। तो यानी कि राजनीतिक कारण ही ऐसा है जिसके कारण से दंगे करवाए जाते हैं, सांप्रदायिकता दंगे फैला दिए जाते हैं। लेकिन दोस्त आपको 2002 का गोधरा कांड पता होगा, पता है दोस्त, इतिहास में देखना है, मैं वीडियोस बना के बताऊंगा इसके ऊपर। तो आप सभी क्या राय है भाई इसके ऊपर, थोड़ा कमेंट में बताना यार। कोई धर्म का मामला यार बड़ा वैसा हो जाता है पेचीदा, एक भी कुछ बोलो तो सुई वैसा लग जाती है, उधर लग जाती है। अरे यार इस बात को छोड़ो, 21वीं सदी में हम, 21वीं सदी में। मैं ये नहीं कह रहा है कि धर्म जरूरी नहीं है, अरे धर्म है, लेकिन धर्म के नाम पे ये अधर्म तो मत फैलाओ। बहुत आपको ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगे, समझ जाना इस बात को लेकर। इकोनॉमिक रीजन दोस्तों ये है कि भारत के अंदर ऐसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि दोस्त धर्म की राजनीति कहीं छुपी नहीं है, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो। याद करो आरक्षण 10 साल के लागू किया गया था, लेकिन आज ये आरक्षण अब तक चल रहा है। और इस आरक्षण की वास्तविकता सच्चाई क्या है ये आप सब जानते हो। क्या ये आरक्षण खत्म करवाने की हिम्मत आज किसी पॉलिटिकल पार्टीज में है? बताओ आप खुद कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। क्योंकि भाई आज ये आरक्षण वोट बैंक का हिस्सा बना पड़ा है। लोग हैं जो आरक्षण लेने के लायक नहीं है, फिर भी उनको आरक्षण मिल रहा है। बल्कि जनरल में भी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आरक्षण लेने के लायक हैं, बल्कि उनको नहीं मिलता। तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म करके इकोनॉमिक बेस पे देना चाहिए। अगर दोस्त आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि देश के अंदर गरीबी, महामारी ये जो बढ़ती है, अशिक्षा, असुरक्षा है ना दोस्तों, अनसिक्योर्ड जब लोग फील करते हैं, तो यही लोग अपनी एक अलग से पॉलिटिकल पार्टीज बना लेते हैं अपने धर्म को लेकर। और दोस्त इनका सरकार से विश्वास हटता चला जाता है, और जब विश्वास हटता है तो दोस्त आगे चल के यही पॉलिटिकल पार्टीज सांप्रदायिकता का रूप लेते हैं, जो अपने मांग को लेकर अपने धर्म को उकसाने का काम करते हैं ताकि उनका वोट भी मिल जाए, प्लस सांप्रदायिकता दंगे को बढ़ावा मिल जाए। इनसे इनकी राजनीति रोटियां भी सीख गई, प्लस देश में दंगे भी हो गए। तो इनका काम तो यही होता है। तो सिंपल बात यह है यार, भारत सेक्युलर कंट्री है, इस बात का फायदा सबको होना चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए शांतिपूर्वक से। सांप्रदायिकता की भावना देश को बर्बाद कर देगी, इस बात को दोस्तों इतिहास में देखा जा सकता है। एंड दोस्त तीसरा कारण जिसको मैं भाई आज सबसे बड़ा कारण मानता हूँ, मीडिया अफवाहों को समाचार बनाने में एक्सपर्ट है। मीडिया को ब्रेन वॉश की मशीन मानता हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी मेरे दूसरे वाले चैनल पे तो जरूर देखना, जिससे मैंने ये बताया था कि मीडिया आज कर क्या रही है। लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। देखो मीडिया क्या करेगी भाई, एक डिबेट बनाएगी, उस डिबेट में 2-4 मोमडन की तरफ से, 2-4 हिंदुओं की तरफ से, 2-4 दोस्तों ईसाइयों में एक कर बुला लेगी, डिबेट करवाएगी, फुल दबा कर डिबेट करवाएगी। दोस्तों हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को गाली देगा, और दोस्तों इसी वजह से क्या होगा, ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब ये थोड़ी है यार, धर्म में लड़वाने झगड़वाने में। एक चैनल तो ऐसा है जिसका मैं बिना नाम लिए बताना चाहता हूँ, ऐसा चैनल दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखा, सच बता रहा हूँ यार। इस चैनल पूरी हद ही पार कर दिया है। आप उनके डिबेट जाके देखो जरा चैनल के एक बार, क्या है। तो हम कह सकते हैं कि मीडिया रीजन के अंदर एक धर्म को दूसरे धर्म पर टारगेट करने का बहुत अच्छा जरिया बन चुका है आज ये मीडिया, जिसका काम होता है एक न्यूज को दिखा के इतना पेलो ताकि लोगों के मन में लग जाए, हाँ यार ये मीडिया चैनल सही कह रहे हैं। लेकिन आज 21वीं सदी का युग है जहाँ पे लोग समझते हैं। लेकिन दोस्त इसी अशिक्षा के माहौल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मीडिया पे भरोसा करके बैठे पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मीडिया ऐसे हैं, लेकिन दोस्त
कई ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसे मीडिया एंकर्स हैं, कई ऐसे मीडिया न्यूज़ चैनल हैं जो आज इस काम को बखूबी निभा रही है। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन और मीडिया रीजन, यही 3 दोस्तों मेन रीजन है आज के समय में जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। इसका दोस्तों सोल्यूशन क्या होगा? भारत के अंदर राइट्स है, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, चाहे धर्म को लेकर किसी को लेकर, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं कर सकते। इस बात को भी सब जानते हैं, लेकिन भारत में दोस्त यही हो रहा है। तो सिंपल बात यह है कि कोई भी पार्टी अगर धर्म की राजनीति करती हुई दिख जाती है तो दोस्तों उसी समय उस पार्टी को खत्म करो, उस पार्टी पे दोस्तों बैन लगाओ ताकि धर्म की राजनीति ना हो। इससे सांप्रदायिकता की दंगों को बढ़ावा मिलेगा। पहला रीजन दोस्तों। इकोनॉमिकल रीजन में हम ये जरूर जान सकते हैं कि इकोनॉमिक रीजन जब हम बात करते हैं तो सांप्रदायिकता के दंगों को कम करने का एक साधन है। इसके अंदर गरीबी, महामारी, जो धर्म से जो भी एक्टिविटीज होती है जो इकोनॉमिकल रीजन के कारण, उसको कम किया जाए। इसके कारण से सांप्रदायिकता के दंगे ना बढ़े। हर विशेष धर्म के अंदर कोई समस्या होती है, उस समस्या को सोल्व करने का समाधान शांतिपूर्वक और कानून जरिया होता है, ना कि दंगे फसाद होते हैं। दोस्तों हाल फिलहाल जो दिल्ली दंगा हुआ था, अब देख ही सकते हो यार, इससे क्या हुआ? नुकसान तो हुआ ही हुआ। फायदा कुछ हुआ तो बताओ जरा यार। सिर्फ और सिर्फ नुकसान नहीं हुआ, तो नुकसान ही इसमें होता है। इसमें जन हानि होगी, धन हानि होगी, फायदा कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। सबसे बड़ा रीजन है वो मीडिया है। मीडिया का बहिष्कार करे वो लोग हैं, इन मीडिया को देखने वाले लोग ही हैं जो इनको पॉपुलर बनाते हैं। और दोस्त इसके बाद ये मीडिया लोगों के इमोशन के साथ खेलकर आपस में धर्म के मामले में लड़वाते हैं। इसके लिए दोस्त सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि धर्म के नाम पे आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। हमें विकास, रोजगार, शिक्षा पे लड़ना चाहिए, हमें विकसित कंट्री को लेकर लड़ना चाहिए। दोस्तों उस बात को लेकर डिबेट होना चाहिए जो वेस्टर्न कंट्री में हमसे बहुत साल पहले हो चुका है, ताकि हमारा देश तरक्की पर जाए। और धर्म के मामले में हमारे दोस्तों एक ही विचार है कि हम भारतीय हैं, भारतीय थे और भारतीय रहेंगे। पहले भारत है, उसके बाद हमारा सब कुछ है। तो पहले भारत माता की जय। साधारणीय विकास शब्द की परिभाषा लिखी। यहाँ पे क्वेश्चन है सतत विकास बताओ। सतत विकास मतलब होता है साधारणीय विकास, और साधारणीय विकास में होता है टिकाऊ विकास। इंग्लिश में एक ही वर्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है ऐसा विकास या संसाधनों का ऐसा यूज करो ताकि हम भी यूज कर ले और वो खत्म भी ना हो, ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी यूज कर सके। दैट्स इट। क्लियर है? संसाधनों का इस तरीके से यूज करना, यानी कि रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हो गए, इन सब का इस तरीके से यूज करना ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी उसको यूज कर सके, वो खत्म ना हो। और दोस्त इस बात को हमें समझना पड़ेगा ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। मध्यकाल में यूरोप में प्रचलित सामंतवाद के किन्हीं 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको दोस्त मिडिवल पीरियड के अंदर जो यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म था उसके बारे में आपको बताना है, उसके मेन फीचर्स क्या है। चलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ फ्यूडलिज्म होता क्या है। यूरोप के इतिहास में दोस्त रोमन साम्राज्य के पतन लगभग 476 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। उसके बाद पुनर्जागरण काल आ गया था। पुनर्जागरण काल का मतलब होता है जब लोगों ने फिर से जागना और धर्म के मामले में क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। और पुनर्जागरण का काल था 1453 ईस्वी तक, यानी कि 476 से लेकर 1453 ईस्वी के बीच में ये जो काल है, ये वही काल है जिसको हम मध्य युग या सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं। फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, फ्यूडलिज्म जिसको अंग्रेजी में दोस्तों हम फ्यूडलिज्म कहते हैं और हिंदी में हम सामंतवाद कहते हैं। ये फ्यूड सबसे बना है। फ्यूड का मतलब होता है भूमि का एक भाग, है ना, जिसको स्वामी यानी जिसको राजा जमींदार को देता है, और दोस्तों यही जमींदार आगे चल के किसान को देता है। सिंपल मतलब क्या हुआ? सामंतवाद एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम है फ्यूडलिज्म, जिसका मतलब दोस्तों ये होता है जब राजा भूमि को जमींदार को देता है और जमींदार अपने नीचे के किसानों को देता है, और दोस्तों किसानों से खेती करवाता है। सिंपल है, यानी कि भूमि का सिस्टम होता है पूरा ये सामंतवाद। सामंत का मतलब होता है जमींदार। इस सिस्टम के अंदर राजा का इंपॉर्टेंस नाम मात्र का होता है, इसीलिए इस व्यवस्था को सामंतवाद, सारी व्यवस्था जमींदार करता है, तो जमींदार को ही सामंत कहा जाता है। तो क्लियर है, जमींदार यानी कि सामंत, इनका काम क्या होता है दोस्त? सभी जमीनों का मालिक ये होते हैं और ये अपने नीचे किसानों से खेती करवाते हैं, और दोस्त ये टैक्स, किसान जो इनको टैक्स देते हैं, इन्हीं में से थोड़ा सा हिस्सा ये राजा को देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे राजा वही करता है जो जमींदार कहते हैं। जमींदारी सही भूमि का मालिक होता है। बेशक
राजा उसका दोस्तों इनडायरेक्टली रूप से वैसे उसका मालिक है, लेकिन सारा मेन काम जो होता है वो जमींदारी कर रहे होते हैं, लैंडलॉर्डी कर रहे होते हैं। चलिए दोस्त, अब हम समझते सबसे पहला पॉइंट है राजा भूमि का मालिक होगा, यानी कि स्वामी। देखो सबसे पहली बात यह है कि देश में जितनी भूमि है उन सबका मालिक बेशक राजा होगा, लेकिन इन सभी के ऊपर जो मेन अधिकार है वो सामंतों के पास यानी कि जमींदारों के पास ही होगा। इसके बाद आते हैं मुख्य सामंत। देखो राजा के नीचे होते हैं मुख्य सामंत, ये सबसे बड़े वाले जो राजा के जस्ट नीचे होते हैं। मुख्य सामंत राजा से जितनी भूमि मिलती है ये अपने पास रखते हैं और अपने नीचे के सामंतों में बांट देते हैं। दो तरह के सामंत हैं, एक बड़े सामंत, एक छोटे सामंत। तो जो मुख्य सामंत है बड़े वाले सामंत हो गए, एंड जो नीचे आ जाते हैं दोस्त वो छोटे सामंत, यानी कि छोटे सामंत को नाइट भी कहा जाता है। तो छोटे सामंतों ने क्या किया, किसानों को भूमि दे दी। तो राजा के पास से भूमि बड़े सामंत या मुख्य सामंत के पास आई, मुख्य सामंत से भूमि चली गई किसके, छोटे सामंतों के पास। छोटे सामंतों ने देखा कि गांव में किस किस को भूमि देनी है, जो बोली लगाएगा उसको भूमि दे दी जाएगी और किसानों को भूमि चली गई। अब दोस्त ये किसान उस भूमि पे खेती करेंगे, और याद रहे ये भूमि किसान छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि इस भूमि पर किसानों ने सामंतों के साथ या फ्यूडल्स किया दोस्तों लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि वो इसी पर खेती करते रहेंगे। याद रहे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फीचर जो है नियुक्ति समारोह। नियुक्ति समारोह का मतलब होता है जिस दिन राजा सामंतों यानी कि लैंडलॉर्ड्स को भूमि डिस्ट्रीब्यूट करता है उस दिन दोस्त एक कार्यक्रम जारी किया जाता है, एक पार्टी जैसा कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको दोस्तों हम नियुक्ति समारोह कहते हैं। जिस नियुक्ति समारोह के अंदर ये होता है कि जो जमींदार हैं, जो सामंत है या जो असामी है, दोस्तों तीनों वर्ड एक ही है भाई, कंफ्यूज मत होना। तो जो असामी है ये अपने घुटने को टेक कर राजा के सामने शपथ लेते हैं कि हम पूरी निष्ठा के साथ पूरी आपकी सेवा करेंगे। इस समय जो राजा है वो उस जमीन की थोड़ी सी मिट्टी जमींदारों को देता है, जिस जमीन का मालिक वो जमींदार बनने वाला है, और दोस्त आगे चलकर यही जमींदार उन किसानों को भूमि दे देता है। नियुक्ति समारोह के अंदर राजा एक ऑर्गेनाइज करता है, नियुक्ति समारोह एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है, जिसके अंदर यह होता है कि राजा के सामने जिसको वो जमीन देने वाला है वो घुटने टेक कर सेवा की, सर्विस, अब मैं विश्वास की एक शपथ लेता है कि मैं कोई भी गद्दारी नहीं करूंगा, और राजा दोस्त उस जमीन की मिट्टी उठाकर उसको देता है, भाई ये ले, ये जमीन तेरी है, ये जमीन तेरी है, ये जमीन तेरी, सबको बांट देता है, और दोस्त यही जमींदार आगे जाके किसानों को दे देते हैं। फिर किसान उस पर खेती करते हैं, जो भी फसल होता है दोस्तों उससे टैक्स आता है, वही टैक्स जमींदार खाते हैं, थोड़ा राजा खाता है, और बेचारे किसान मरते रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस काल को अंधकार अत्याचारी काल भी कहा जाता है, जहाँ पे किसानों का बड़ा प्रेस किया जाता था, अत्याचार किया जाता था किसानों के ऊपर। अगला पॉइंट दोस्तों ये काश्तकारों या असामियों के कर्तव्य। मैंने बताया आपको काश्तकार मतलब जो भी वहाँ पे उस समय आर्टिस्ट यानी कि जो किसान है ये सब वगैरह हुआ करते थे। तो इस बात की याद रखिए कि इन जमींदारों यानी इन सामंतों को ये जितने भी जमींदार हैं दोस्तों, जितने भी ये असामी हैं, ये सब के सब टैक्स देते थे, और दोस्त ये जमींदार आगे राजा को कुछ भाग टैक्स का दिया करता था। एंड एक बात और याद रखना दोस्त, ये जो जितने भी जमींदार हैं इनका कोई बड़ा बेटा जन्म हुए उसके बाद दोस्तों वो जमींदार बने, तो उस समय भी इनको टैक्स देना पड़ता था इन किसानों को। प्लस अगर जमींदारों की बेटी की शादी हो रही है तो उस समय भी इन किसानों को इकोनॉमिकल रूप से हेल्प करनी पड़ती थी जमींदारों की, यानी दोस्तों चारों तरफ से इन किसानों की ही अत्याचार किया जाता था। एंड एक बात और याद रखना, जब कभी भी जरूरत पड़ती जमींदारों को तो उस समय भी जब किसानों को धन से सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ती थी। बाकी दोस्तों समय समय पर जितने भी किसान वगैरह हो गए या दोस्तों जितने भी काश्तकार वगैरह हो गए, ये अपने स्वामी को या जमींदारों को दोस्त सैनिक हेल्प भी दिया करते थे जब भी जरूरत पड़ जाए। और दोस्तों कभी भी आपस में कोई झगड़ा भी हो जाए तो सारे डिसीजन जमींदार ही लेते थे। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम बात करते हैं सामंतों या जमींदारों या जागीरदारों के कर्तव्य क्या होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, देखो जितने भी आसामियां हैं, जितने भी दोस्तों किसान हैं या काश्तकार हैं, इन सबको सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्टिव रखना इनकी ही जिम्मेदारी होती थी। आसपास दुर्ग बनाना, दुर्ग मतलब होता है किला, फोर्ट बना देना, ताकि कोई भी अटैक या दोस्तों कोई भी जानवर ना पाए। एंड कभी भी कोई भी आसामी के बीच कोई झगड़ा हो जाए या दोस्तों कभी कोई अपराध कर दे तो इसका समाधान करना, या दोस्तों उनको जिसने भी ये गलती किया है कोई भी काम, उनको दोस्तों पनिशमेंट देना भी काम भी ये जमींदारी किया करते थे। तो असामियों के दोस्तों जितनी महिला होती थी उनके प्रति दोस्तों आदर भी रखते थे, ताकि समाज में आदर की भावना या रिस्पेक्ट की भावना भी बनी रहे। ये था भाई, अपने किसानों को अपने कार्य रहे खेती करना, जमींदारों को अपने कार्य रहे किसानों को ऐसी तैसी करना।
टैक्स के रूप में, प्लस अगर कोई किसान झगड़ा भी कर दे तो दोस्त पनिशमेंट भी यही करते थे। कोई किसान समय पर टैक्स ना दे तो उनको ये पनिशमेंट देते थे, उनके दोस्तों जागीरें छीन लेते थे, जागीरें मतलब उनकी ज़मीन छीन लिया करते थे। तो दोस्तों याद रहे, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिखा रहा होगा आप सबको, ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। 14वीं शताब्दी में इटली में आए पुनर्जागरण काल के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों को बताएं। ये पुनर्जागरण काल होता क्या है और ये आया क्यों था, इसके आपको रीजन बताना है। यानी दोस्तों कॉजेस ऑफ रिसेंसेंस इन यूरोप के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। चलिए पहले बताता हूँ पुनर्जागरण काल होता क्या है। देखो, पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। और 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में यूरोप के अंदर सांस्कृतिक प्रगति हुई थी। पूरी जो हिस्ट्री है उसको 3 काल में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला एंशिएंट पीरियड होता है, उसके बाद मिडिएवल, देन उसके बाद मॉडर्न। तो जो एंशिएंट पीरियड है भाई, उसमें भी तानाशाही कहीं कहीं देखने को मिली है, राजाओं का शासन होता था, राजतंत्र हुआ करता था, कहीं पे अच्छा हुआ करता था। एंड दोस्तों जो बीच का पीरियड है वो मिडिएवल है, जहाँ पे भी तानाशाही मिली है, जहाँ पे दोस्तों सामंतवाद फ्यूडलिज्म सिस्टम था, जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखा हमने। एंड मिडिएवल सिस्टम यानी कि मिडिएवल पीरियड के बाद जो ब्लाइंड फेथ था उसमें से हटकर लोग अब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। यानी दोस्तों अब स्टेट अलग है और रिलीजन अलग है, लोग क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, स्वतंत्रता समानता ज़्यादा है और सामंतवाद खत्म हो गया। जब विज्ञान का यानी कि साइंस का, टेक्नोलॉजी का विकास होना स्टार्ट हो गया, इसी को पुनर्जागरण काल कहते हैं। दोस्तों अब तक इंसान सोया हुआ था, बस इंसान को जो भी कुछ कहो कह लो बस करा जा रहा था वो, लेकिन अब नहीं, फिर से जागना यानी रिसेंसेस यानी कि पुनर्जागरण काल, जब इंसानों ने तर्क फैक्ट्स की बात करना स्टार्ट कर दी, क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा है तो ऐसा क्यों है भाई बताओ, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, जब बुद्धि लोगों में आई कहाँ से, इसके बारे में आपको बताना कि पुनर्जागरण काल आया क्यों, रिसेंसेस आया क्यों, इसके 4 कारण बताओ। इस काल के अंदर हुआ ये था यार कि जितने जीवन में सभी क्षेत्रों में चेंज आ गया था लोगों के। लोगों ने दोस्तों कला हो गया, साहित्य हो गया या विज्ञान हो गया, सभी जगह चेंज आया। जो सबसे बड़ी बात यह थी कि धर्म के स्थान पे लोगों ने मानवता को बल दिया। दोस्तों पहले क्या था, जो भी था धर्म था। दोस्तों ये बेसिकली सारा बात ये यूरोप का है, जहाँ पे यूरोप के अंदर दोस्त ईसाई धर्म का बोलबाला ज़्यादा था वहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि स्टेट में राजनीति तो है बट अब धर्म की राजनीति नहीं है ना। तो धर्म अलग है और राजनीति अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस सब धर्म को नहीं बल्कि व्यक्ति को, इंडिविजुअल पर्सन को दिया जा रहा है, जिसके कारण से पुनर्जागरण का आंदोलन चला और लोगों में बुद्धि आनी स्टार्ट हुई। ठीक है दोस्त, इसी को कहते हैं मध्य युग का यानी कि मिडिएवल पीरियड का अंत और मॉडर्न पीरियड की शुरुआत, जिसके अंदर लोगों ने जगना स्टार्ट किया। यहाँ पे साइंस का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है दोस्त, यहाँ पे भाषा, बोली, विज्ञान सब चीज़ का आगे तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण से ये हुआ। यूरोप में जो पुनर्जागरण आया है इसके क्या कारण है। सबसे पहला पॉइंट है व्यापार तथा नगरों का विकास। देखो हुआ यह कि पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण था ये, क्योंकि व्यापार बहुत तेजी से हुआ। और दोस्त एक जगह से जब दूसरी जगह पे व्यापार हो रहा है तो एक जगह का इंसान जब दूसरी जगह पे जा रहा है दोस्त, वो अपनी कल्चर्स को, अपनी सिविलाइज को, अपनी सभ्यता को, अपनी भाषा, बोलचाल, इन सबको वो लेकर जाएगा, जिसके कारण से एक बुद्धि का, एक जगह के विचारों का दूसरी जगह पे जाना पुनर्जागरण के विकास का कारण बना, ताकि लोगों ने नई नई बातों को जानना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों पहला कारण क्या था, व्यापार और नगरों का विकास होना। एंड दोस्त दूसरा पॉइंट यहाँ पे है पूर्व से संपर्क होना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जिस समय यूरोप के निवासी बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, सही सुना जो बता रहा हूँ दोस्त, जिस समय यूरोप पिछड़ा हुआ था अपने किससे, ज्ञान से, विज्ञान से, नॉलेज से, उस समय अरब सभ्यता जो थे वो दोस्तों अपनी सभ्यता और संस्कृति को लेकर बहुत आगे निकल चुके थे। और दोस्तों इसी समय अरबों का साम्राज्य स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। इस समय वे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ज्ञान विज्ञान को फैलाना चाहते थे। एंड दोस्त जो पश्चिमी सभ्यता है दोस्त, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने इन अरबों से संपर्क बनाना स्टार्ट किया, जिसके कारण से इनके विचारों का भी इन देशों में आया और पुनर्जागरण का विकास हुआ, इससे हेल्प मिली। ठीक है दोस्तों, अरबों का ज्ञान यूरोप में जाना पुनर्जागरण का कारण बना। मध्यकालीन पंडित पंथ की परंपरा, इसका मतलब ये हुआ कि अरबों से ज्ञान तो मिला ही मिला यूरोपीय वालों को। एंड उन्होंने अब यूरोपीय की जो प्राचीन विद्वान रहे दोस्त, जो इंटेलिजेंस पर्सन रहे, जैसे कि अरस्तु, प्लेटो, इन सभी के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स नाम दोस्तों एक ग्रंथ है, पुस्तक है, उसको उन्होंने पढ़ा, उससे थोड़ा ज्ञान लिया, लोगों ने जानना स्टार्ट किया भाई राज्य क्यों है, सरकार क्यों है, सरकार क्या करती है, काम क्या करती है, और इसका ट्रांसलेट किया ताकि सब लोग इसके बारे में जान सके। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज ने पुराने और प्राचीन जितने भी एंशिएंट पीरियड के जितने भी लोग थे, विद्वान थे,
दोस्त उन सभी ग्रंथों को ट्रांसलेट करके पढ़ना स्टार्ट किया और उनको समझना स्टार्ट किया, और ताकि लोगों में दोस्त एक समझ विकसित हुई, बेटर रूप से उनको नॉलेज मिलने स्टार्ट हुई, जिससे पुनर्जागरण काल का विकास हुआ। कागज और मुद्रण कला का आविष्कार होना, देखो सबसे बड़ी बात है यार, 1565 में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने सबसे पहले दोस्तों जब बाइबल छापा, तो इससे ये हुआ कि अब लोगों को पहुंचना स्टार्ट हो गया। सिंपल बात यह है कि पुनर्जागरण को बढ़ाने में कागज और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे बड़ी शुरुआत थी। इसमें यह हुआ कि छपाई खाने और बहुत बड़े पैमाने बनने स्टार्ट हो गए। अब यह हुआ कि दोस्तों सस्ती दर पे पुस्तकें खरीद कर लोग पढ़ सकते थे, जिससे कि एक लोगों के विचार अब सब लोग जान सकते थे। जैसे दोस्तों जीन बोंदा हो गए, है ना, प्लेटो, अरस्तु, सबकी बातें, है ना, चाहे रूसो हो गए, बहुत सारे थिंकर्स रहे इस समय, होब्स वगैरह, ताकि लोगों ने इनके बारे में जाना। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण काल के अंदर लोगों तक विचार पहुंचाने का मेन साधन बना वो था साहित्य, पुस्तक वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था मंगोल साम्राज्य का सांस्कृतिक महत्व। दोस्तों वह था कि मंगोल सम्राट कुबलाई खां का जो दरबार था, इसका पूर्व और पश्चिमी के विद्वानों से बहुत मिला जुला था। यहाँ पे दोस्त बड़ा ज्ञान हुआ करता था। कैसे, देखो उसका दरबार जो था, जिसमें देश विदेश के विद्वानों, धर्म प्रचारकों और व्यापारियों से भरा रहता था। तो इन दिनों विद्वानों के बीच पारस्परिक रूप से विचार विनिमय से ज्ञान विज्ञान का बहुत तेजी से फैलना, यूरोप के यात्रियों को मतलब कि गन पाउडर की जानकारी देना, कागज की जानकारी देना, जहाज कंपास की जानकारी देना, है ना। तो दोस्तों इससे ये हुआ कि इन लोगों ने इस विधि, इस मेथड को सीख कर और लोगों तक पहुंचाया। दोस्तों बेशक छोटा ही, बट लोगों ने गन पाउडर, कागज, जहाजी, कंपास, है ना दोस्तों, जिससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं, तो इन सब के बारे में जानना स्टार्ट किया। दोस्तों लोगों को छोटी सी भी जानकारी मिलती तो इससे रिसेंसेस इन यूरोप यानी कि सब पुनर्जागरण को बढ़ावा मिलता। ठीक है दोस्त, जिससे कि वाहन वगैरह यानी कि गाड़ी वगैरह चलने भी आज समय स्टार्ट हुए। अगला भाई कस्तुनतुनिया का पतन। देखो हुआ है कि 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। दोस्तों कस्तुनतुनिया रोमन साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था। रोम साम्राज्य जो कस्तुनतुनिया था, इस समय ज्ञान विज्ञान का एक सेंटर हुआ करता था, जहाँ पे दोस्तों काफ़ी विद्वान लोग, काफ़ी इंटेलिजेंस पर्सन रहा करते थे, लोग रहा करते थे। इस समय जब तुर्की ने यहाँ पे अटैक कर दिया कस्तुनतुनिया के अंदर, तो यहाँ के वही सारे विद्वान जो बुद्धिमान लोग हुआ करते थे, इंटेलिजेंस पर्सन हुआ करते थे, वो लोग दोस्तों भागकर यूरोप के देशों में चले गए। और जब यहाँ पे वो आए तो दोस्त इन्होंने अपनी साहित्य और अपने ज्ञान से उन लोगों को ज्ञान दिया जो यूरोप के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण से दोस्त यहाँ के लोगों को भी जब जानकारी हुई तो पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। और दोस्त इसी समय के एग्जांपल देता हूँ मैं, जब कस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ तो इसका प्रभाव ये पड़ा कि अब जो समुद्री मार्ग है दोस्तों वो खुल गया। इससे ये हुआ कि दोस्त यहाँ पे जब खुलने के बाद कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलन, ये सभी देश पानी के रास्ते आगे आगे निकलने चले गए। पता है दोस्तों आपको, यूरोप से भारत तक पहुँचने का समुद्री रास्ते खोज वास्को डी गामा ने कर डाली, फिर दोस्तों अमेरिका की वगैरह खोज हुई। तो इसी समय तो 1498 के बाद भारत की है ना, तो याद रखिए दोस्त। और 1492 यानी कि 1492 में अमेरिका की हो चुकी थी। तो इस तरीके से ही ये फैलता गया, लोगों में जानकारी बढ़ते गई और पुनर्जागरण यानी कि लोग फिर से जागते चले गए, बुद्धि का विकास बढ़ता चला गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन साहित्य की खोज। देखो 13वीं और 14वीं शताब्दी में विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इसका दोस्तों मतलब यह है कि इस समय के विद्वान जो बुद्धिमान हुआ करते थे, उन्होंने दोस्तों एक काम किया, जैसे कि पैट्रक हो गए, दांते हो गए, बेकन हो गए, ये कुछ बुद्धिमान विद्वान हैं, पॉलिटिकल दोस्तों थिंकर्स भी है ये। इन्होंने क्या किया, एंशिएंट पीरियड के जो भी भाषा साहित्य है, अनुवाद दोस्तों पुस्तक है, इनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया। और ट्रांसलेट करने के बाद लोगों में उन बातों को फैलाना स्टार्ट किया, जिससे लोगों को कुछ जानकारी मिल सके। एंड दोस्त नेक्स्ट है मानववादी विचारधारा का प्रभाव। देखो यूरोप की मध्यकालीन सभ्यता कृत्रिम थी, और दोस्तों इसमें यह था कि धर्म का बोलबाला था, है ना, चर्च का बोलबाला था। लेकिन अब दोस्तों हुआ ये, जैसा कि रोजर बेकन कुछ थिंकर आए जिन्होंने अरस्तु का भी विरोध किया, और इन्होंने ये कहा कि तर्कवाद का पालन करो, यानी कि द प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म। यहाँ पे दोस्तों अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत कहो, अच्छा है तो अच्छा कहो, है ना। यानी कि अब यहाँ पे धर्म का स्थान हटकर अब मानव का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, लोगों का महत्व बढ़ गया। यानी कि दोस्त चर्च और पादरियों का यहाँ पे काफ़ी आलोचना किया जा रहा है, जो कि मध्यकाल के अंदर चर्च और पादरी भी चला करते थे, लेकिन अब नहीं, अब लोगों का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है दोस्त, अब आगे चल के जब लोगों में बुद्धि का विकास हो गया तो दोस्तों लोगों ने धर्म पे आवाज़ उठाने स्टार्ट कर दी। क्योंकि चर्च और पादरियों ने जब दोस्तों प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो वर्गों में जब बढ़ गया दोस्तों ईसाई धर्म, ये यूरोप के अंदर भाई बड़ा चल रहा था, और दोस्तों कैथोलिक अंधविश्वास को फैलाया जा रहा था, तो धर्म युद्ध बढ़ता चला गया। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों धर्म युद्ध का प्रभाव। लगभग 200 वर्षों तक पूरे पश्चिम के बीच धर्म युद्ध चला।
दोस्तों यूरोप के ईस्ट में एंड वेस्ट में दोस्तों क्या चला, धर्म युद्ध चला, और धर्म युद्ध के योद्धा पूर्वी सभ्यता से प्रभावित हुए, और आगे चलकर दोस्तों इन्हीं योद्धाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की नींव रखी, और दोस्त ये कहा कि धर्म से बड़े लोग हैं और सब जगह का अपना एक अलग महत्व होता है। आगे चल के दोस्त नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सामंतवाद का ह्रास, यानी दोस्तों डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्यूडलिज्म। सामंतवाद का दोस्तों जब खात्मा हुआ तो इस समय के दोस्तों जो जमींदार थे वगैरह वो सब तो खत्म हो गए, किसानों दोस्तों महत्व बढ़ गया, और अब जो इस समय के दोस्तों जो किसान हुआ करते थे उनको दोस्तों कोई इंडिपेंडेंस तो था नहीं यार, वो खुद जकड़े हुए थे, लेकिन अब किसानों को भी राइट्स मिला, इंडिपेंडेंस मिला, राजा खत्म हो चुका है। अब जाके ये हुआ तानाशाही जो दोस्तों जो डिक्टेटरशिप थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई और लोगों को इंडिपेंडेंट मिलना स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों मैंने पूरे टोटल 10 कारण आपको बता दिए, पुनर्जागरण के उदय होने के 10 कारण मैंने आपको दोस्तों बताए। तो एक एक करके दोस्तों आपको अच्छे से समझना है। पुनर्जागरण का मतलब ये होता है दोस्त, जब मध्यकाल की अंधकार व्यवस्था जब खत्म हुई और आधुनिक पीरियड जब आ गया तो लोगों में दोस्त अब बुद्धि आनी स्टार्ट हो गई। सूरज घूमता नहीं है, ग्रह घूमते हैं, लेकिन इससे पहले क्या था कि दोस्तों ग्रह नहीं घूमते लेकिन सूरज घूमता है। तो दोस्त ये सारी बातें लोगों ने जाना पहली बार, ताकि लोगों को पता चला और इससे लोगों में बुद्धि का विकास हुआ। समझ में आ गया दोस्त? इसको पुनर्जागरण कहते हैं, बुद्धि का विकास, पुनर्जागरण, फिर से जागना। चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने यहाँ। ब्रिटेन यूरोप में औद्योगिक क्रांति लाने वाला पहला देश क्यों बन गया? कुछ 4 कारण बताऊं दोस्तों। ब्रिटेन, सही कहा, ब्रिटेन, इंग्लैंड यूरोप के अंदर सबसे महाशक्तिशाली बन गया, प्लस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति लाने वाला भी पहला देश बना। तो ऐसा क्यों? देखो यार, यूरोप इसने दुनिया के लगभग 120 से भी ज़्यादा देशों को गुलाम बना रखा था। इन सभी देशों के दोस्तों रिसोर्सेज को इसने यूज़ किया। तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, यूरोप के किसी भी कंट्रीज ने इतनी देशों को गुलाम नहीं बनाया जितना दोस्तों खुद अकेले ब्रिटेन ने बनाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसे सिस्टम जहाँ पे अब किसान या दोस्तों मजदूर काम हाथों से नहीं कर रहे, सारा काम दोस्तों अब मशीनों से हो रहा है, चाहे वो हार्वेस्टिंग करना हो, चाहे दोस्तों मजदूरों के द्वारा या फैक्ट्रीज में सामान बनना हो। दोस्तों जो काम पहले हाथों से 100 दिन में हुआ करते थे, अब वही काम मशीनों के द्वारा 2 दिन में हो जाते हैं। इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्री मतलब होता है फैक्ट्रीज वगैरह, सारा काम फैक्ट्रीज में हो रहा है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस, क्रांति का मतलब होता है चेंज। अब ये बहुत बड़ी क्रांति है तो चेंज भी बहुत बड़ा है, तो सभी काम अब रिप्लेस होकर मशीनों के द्वारा आ गए। दोस्तों इसके थोड़े साइड इफेक्ट भी है। जिसके पास मशीन है वो तो अब मिर्च बनता चला गया, जो गरीब बेचारे मशीन जिनके पास अफोर्ड करने के पैसे नहीं रहे वो गरीब ही रह गए। दोस्त सेकंड बात यह है कि सबसे पहले भाप इंजन हो गया दोस्त, मशीनों का आविष्कार भी, इन्वेंशन भी ब्रिटेन में ही हुआ, इसी कारण से सबसे पहले आ गया। चलिए मैं आपको एक सारे पॉइंट्स बताता हूँ। औद्योगिक क्रांति का जो काल है वो है 1750 से लेकर 1820 पीरियड के बीच में औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत तेजी से फैला और बहुत तेजी से आया। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से रीजन थे जिसके कारण यूरोप के अंदर सिर्फ एकमात्र कंट्री ब्रिटेन ही ऐसा बन पाया जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले आया। सबसे पहले थे योग्य अर्थशास्त्रियों का होना। दोस्तों जब भी अगर इकोनॉमी की बात आती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात आती है, तो हम बात करते हैं दोस्त अर्थशास्त्र इकोनॉमिस्ट की, जो इसके बारे में बता पाए। तो वालपोल दोस्तों काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट, जिसके कारण ये हुआ कि विदेशी व्यापार के कारण इंग्लैंड ने वह पूंजी अपने हाथ में ले ली और उसके बाद उन्होंने अपने ही देश के अंदर दोस्तों कारखाने खोलने स्टार्ट कर दिए। तो दोस्तों वालपोल की काफ़ी भूमिका वहाँ पे रही। तो इकोनॉमिस्ट हर देश के अंदर भूमिका निभाती हैं, तो यहाँ पे दोस्तों इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का होना। देखो इंग्लैंड के पास लोहे और कोयले के बहुत सारे भंडार थे, जिसका उन्होंने दोस्तों यूज किया किसके लिए, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए और मशीनों को बनाने के लिए। एंड तीसरा पॉइंट है विश्व पर उपनिवेश स्थापित करना। देखो यार मैंने आपको बता दिया उपनिवेश होता है, क्या होता है, कॉलोनिज्म, यानी कि देशों को गुलाम बनाना। और इंग्लैंड ने काफ़ी उपनिवेश स्थापित कर रखे थे जहाँ से उसे कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल मिला करता था। दोस्तों रॉ मटेरियल का मतलब होता है क्या, कोई चीज़ बनने से पहले क्या होती है। दोस्तों ये मार्कर है, मार्कर बनने से पहले सिंपल एक प्लास्टिक था, प्लास्टिक को पिघलाकर एक रूप देकर मार्कर बना दिएगा। यानी दोस्तों ये मार्कर बनने से पहले जो था उस कंडीशन को, उस अवस्था को रॉ मटेरियल कहा जाता है। बेड बनने से पहले एक लक्कड़ हुआ करता था, क्लियर है दोस्तों। कूलर, पंखा, टीवी बनने से पहले कुछ तो थे भाई, तो उसको रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो दोस्त कच्चा माल ब्रिटेन को उन्हीं देशों से मिलता था जिसको इसने गुलाम बना रखा था,
एग्जाम्पल भारत के अंदर से भी दोस्तों खूब लूटा, खुद घसोटा। दोस्त भारत के माल को लूट कर इंग्लैंड बेच दिया। इंग्लैंड में इन्होंने माल बनाया दोस्तों, अब चाहिए मार्केट जहाँ पे माल ये बेच सके दोस्तों। माल अपने देश में बनाकर सिंपल भारत में, और दोस्तों इन्होंने गुलाम बना रखा था, वहां पे जाके बेच डाला। क्लियर दोस्त। उद्योगों का विकास होना, देखो इंग्लैंड में जहाज के उद्योग का भी काफ़ी विकास हो चुका था, इसलिए माल के लाने और ले जाने में काफ़ी आसानी हुई इंग्लैंड को। एंड क्रांति और आंदोलनों के कारण, देखो इंग्लैंड में कृषि क्रांति और कपड़ा आंदोलन के कारण भूमिहीन जितने भी किसान थे दोस्त, जो भूमिहीन जो लोग थे, उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। ऐसे लोगों के कारण इंग्लैंड के अंदर लोगों को मजदूर भी मिल गए, और मजदूरी के कारण दोस्तों इंडस्ट्री आ जाने की, फैक्ट्री लगाने में भी हेल्प मिली। नेक्स्ट पॉइंट है लोगों का साहसी होना। देखो इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इसलिए आ पाया क्योंकि दोस्त यहाँ के लोग भी काफ़ी साहसी, यानी कि दोस्त एंड्योर कह सकते हो दोस्तों, काफ़ी उत्साहित थे कि नहीं भाई हम तो लाना ही लाना है दोस्तों। काफ़ी मेहनत करते थे, काफ़ी दोस्तों जोखिम उठाते थे। लेकिन दोस्त ये भी बात है यार कि सही रास्ता नहीं था, तभी दोस्तों इंग्लैंड की आज हालत ऐसी है। गलत तरीके से पैसा हड़पना, गुलाम बना के रिसोर्सेज को लूटना इंग्लैंड का पैसा हुआ करता था। इस बात से हम सब वाकिफ हैं। इसके कारण से दोस्तों इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आ पाया। आई होप कि दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अंग्रेजों ने भारत में नई भू राजस्व प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता क्यों समझी? अंग्रेजों द्वारा चलाई गई 3 भू राजस्व प्रणालियों को बताइए। भू राजस्व प्रणाली लागू करने की क्या नीड पड़ी अंग्रेजों को? देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत के अंदर जो कस्टम चल रही थी, टैक्स लेने की व्यवस्था की, जिसको भू राजस्व प्रणाली कहा जाता है, वो दोस्तों ये थे कि भूमि पर किसानों का अधिकार था और फसल का दोस्तों एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। यानी कि दोस्त इस समय ना जमींदार है, कोई भी लैंडलॉर्ड्स वगैरह नहीं है, डायरेक्ट ही किसान खेती करता है, और दोस्त उस खेती से जो भी पैसे उसको मिलते हैं, उपज का एक भाग अपने भू राजस्व के रूप में दोस्तों वो सरकार को देते हैं। अब तो दोस्तों ये चलता आ रहा था, लेकिन 1765 में इलाहाबाद की संधि से हुआ ये कि दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों ही स्टेट के दोस्तों जितनी भी टैक्स की जो व्यवस्था है, टैक्स के जो सिस्टम है, इनके हाथ में चले गए। अब सभी टैक्स बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अंदर कंपनी ही लेंगे। इन्होंने दोस्तों अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये हुआ कि दोस्तों कंपनी ने पुरानी जो टैक्स की सिस्टम थी उसको नकार दिया, उसको खारिज कर दिया, और दोस्त उसको हुआ ये कि उन्होंने जो टैक्स की जो व्यवस्था थी उसको बढ़ा दिया। यानी दोस्तों अगर मान लो टैक्स अगर 10 रुपये है तो उसको 2530 रुपये कर दिया। यानी कि टैक्स की जो दरें हैं, जो डेट है, उसको इंक्रीज कर दिया। और इससे तो ये था यार कि जो कंपनी के खर्चे हैं यार दोस्तों वो तो बढ़ ही रहे थे, जिसके कारण टैक्स भी बढ़ाना जरूरी हो गया अंग्रेजों को, और किसान बेचारे पिसते रहे। उस समय की बात है यार जब रॉबर्ट क्लाइव का शासन चल रहा था। तो रॉबर्ट क्लाइव और आगे चल के जो भी इनके उत्तराधिकारी आए, उन्होंने दोस्तों कोई बड़ा बदलाव तो नहीं किया, लेकिन कृषि व्यवस्था के अंदर आगे चल के जो बड़े बदलाव हुए वो दोस्तों 3 रूप से अपनाए गए थे। तो अंग्रेजों द्वारा चलाए गए वो 3 रूप से भू राजस्व यानी कि टैक्स का सिस्टम क्या था, चलिए दोस्तों मैं आपको वो बताता हूँ। याद रहे दोस्त, इतने रूप में हमने सिंपल ये समझा कि अंग्रेजों ने स्टार्टिंग में भारत के अंदर आने समय तो कुछ भी नहीं कहा, ना कुछ भी किया, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के अंदर सिर्फ किसान खेती करते थे, उसका एक भाग सरकार को दे दिया करते थे, बीच में कुछ भी नहीं था। एंड में दोस्तों 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, और उस संधि के द्वारा हुआ यह कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इस तीनों ही स्टेट के जो टैक्स का जो सिस्टम है वो कंपनी के हाथों में चला गया। अब कंपनी ने कहा कि टैक्स हम लेंगे, और सबसे पहला काम कंपनी ने ये किया कि टैक्स की जो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। और इस टैक्स के दर को या रेट को बढ़ाने के बाद सिंपल सी बात है भाई, अंग्रेज थोड़े लालची हो गए, और इन्होंने समय समय पे दोस्तों 3 टैक्स के सिस्टम इंप्लीमेंट किए। अब वो 3 टैक्स के सिस्टम को ने, सबसे पहला जो टैक्स का सिस्टम था वो था इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रणाली जो है दोस्त वो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया था। इस प्रथा की 2 विशेषता थी। इसमें दोस्तों जो जमीन है वो ठेके पे 5 साल के लिए दे दिया जाता था ठेकेदारों को, और सबसे अधिक जो बोली लगाता था भूमि दोस्तों उसे ठेकेदारों को दे दी जाती थी। यानी कि दोस्त सिंपल बात, इजारेदारी व्यवस्था जहाँ पे ठेके पे जमीन दिया जाता था, प्लस ठेके उसी को दिया जाता था जो सबसे ज्यादा बोली लगाता, यानी कि 5 साल में जो सबसे ज्यादा टैक्स देगा उसको जमीन दे दी जाएगी। इसको इजारेदारी व्यवस्था
कहा जाता था। इस सिस्टम से अंग्रेजों को लाभ तो हुआ, ठेकेदारों को भी लाभ हुआ, बेनिफिट हुआ, लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इसमें दोस्तों अनसर्टेनिटी आ गई। इस व्यवस्था को 77 में अंग्रेजों ने 5 साल के जो ठेके थे उसको हटाकर 1 साल कर दिया, क्योंकि दोस्त इस बीच में ये घटनाएं हो रही थी कि ठेकेदार जमीन को बेच देते थे। अब जो नया व्यक्ति जो ठेका लेता था उस जमीन का दोस्त, वो उन किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूला करता था, जिससे सिस्टम थोड़ा अनसर्टेनिटी सा हो गया था। किसानों की तो यहाँ पे फुल पीस रही है, ठेकेदार फुल मोच में, बीच में दोस्तों जमीन बेच दे रहे हैं, पैसे फुल लेके अंग्रेजों को थोड़ा हिस्सा देके थोड़ा अपने पास रखते हैं। दोस्तों जो नया जमीन ले रहा है, जो ठेकेदार बन रहा है दोस्त, वो किसानों से और ज़्यादा टैक्स ले रहा है। बेचारे किसानों के यहाँ पे ऐसे तैसे हुई पड़ती। इन्हीं किसानों के हालातों को देखकर अब अंग्रेजों ने इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। अब स्थायी बंदोबस्त, इस जमींदारी या स्तंभदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल बात है, स्थायी बंदोबस्त का मतलब होता है जमींदारी व्यवस्था या स्तंभदारी व्यवस्था। इस सिस्टम को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग शामिल था। यहाँ दोस्तों 19% यानी कि 19% भागों पे ये स्थायी बंदोबस्त लागू कर दी गई थी। दोस्तों इस व्यवस्था के अंदर जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था, यानी कि जो जमींदार है वो भूमि के मालिक बन गए। अब यही जमींदार भूमि का तो मालिक बन गए हैं और दोस्त इन्हीं का ही अधिकार हो गया। अब अगर एक जमींदार मर भी गया तो उसके बेटे का अधिकार हो जाएगा, लेकिन भूमि का मालिक जमींदार ही रहेगा। इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। एक ऐसी व्यवस्था जिस भूमि का मालिक एक जमींदार ही बना रहेगा। अब दोस्त जब तक वो एक निश्चित लगान सरकार को देते रहेंगे, जब तक उस भूमि से जमींदार को बेदखल नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर वो जमींदार टैक्स नहीं देगा तो दोस्त उसे भूमि से बेदखल भी कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्त अंग्रेजों ने एक कानून भी लागू कर दी थी। इस कानून का नाम था सूर्यास्त कानून। सूरज डूबने से पहले जमींदारों को, अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था। यानी दोस्तों स्थायी बंदोबस्त कह लो, जमींदारी व्यवस्था कह लो या स्तंभदारी व्यवस्था कह लो। जमींदारी कहेंगे तो सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जमींदार को ही अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ता था। तो सूर्यास्त कानून का मतलब ये हुआ कि सूरज डूबने से पहले ही अंग्रेजों को टैक्स देना पड़ जाता था जमींदारों को, वरना अगर जो टैक्स नहीं दे पाएगा उसकी भूमि अंग्रेज छीन लेंगे और किसी दूसरे जमींदार को दे देंगे। यानी कि दोस्तों स्थायी बंदोबस्त का मतलब है जमींदारी पड़ता, जहाँ पे सारा काम और सारा कुछ कंट्रोल जो है वो अंग्रेजों ने जमींदार को दे दिया। एंड दोस्तों किसानों को रेयत मतलब किसानी होता है, इसका दर्जा दे दिया गया। उन्हें दोस्तों भूमि संबंधी कोई अधिकार नहीं थे, उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए किसानों से। और जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए जितने भी टैक्स हुआ करते थे उसका दोस्तों 10/11 यानी दोस्तों 10/11 यानी कि दोस्तों 11 का जो 10 भाग है वो कंपनी को देना पड़ता था और दोस्तों एक ही भाग जो है वो खुद रख सकते थे। क्लियर दोस्त? यानी कि भाई यहाँ पे बेचारे किसानों को खूब पीसना पड़ रहा है, उनको नाम मात्र का कुछ मिलता है भाई, और सारे यहाँ पे फायदे जमींदार उठा ले जाते हैं। सिस्टम के अंदर किसानों घाटे तो रहेंगे, पर दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजों का भी घाटा है। यहाँ पे जो मेन जो फायदा है वो जमींदार ले जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने टैक्स फिक्स कर दिया है। स्थायी बंदोबस्त है और टैक्स भी फिक्स है, इतने टैक्स देना है। अगर दोस्तों 10 रुपये फिक्स किया अंग्रेजों ने तो 10 रुपये ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर फसल ज़्यादा हुई तो जमींदारों को किसान टैक्स भी ज़्यादा देंगे। मान लो कि टैक्स 20 रुपये मिल गया, लेकिन ऊपर अंग्रेजों को टैक्स 10 रुपये देना है। तो यहाँ पे सारा फायदा जमींदार के होता था और जमींदार जो फायदा हुआ है उस पैसों को अपने जेब में डाल लेता था। क्लियर है दोस्त? लेकिन अंग्रेज बड़े तेज भाई, उन्होंने सोचा अच्छा बेटे जमींदार हमसे चलेगा, और इन्होंने एक और नई सिस्टम लेकर आ गए। अब जमींदारी प्रथा यानी जो स्तंभदारी व्यवस्था या जो बंदोबस्त चल रहा है स्थायी बंदोबस्त, इसको भी खत्म कर दिया। अब दोस्तों अगला सिस्टम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी मतलब देखो, रैयत का मतलब होता है किसान। अब यहाँ पे जमींदार को ही हटा दिया अंग्रेजों ने। अब कहा अंग्रेजों ने कि अंग्रेज और किसानों इन दोनों के बीच अब सीधा संबंध होगा। अब कोई भी बिचौलिया दोस्तों, कोई मीडिएटर और कोई भी जमींदार लैंडलॉर्ड नहीं होगा। आया समझ में? तो मद्रास के दोस्तों जो गवर्नर थे टॉमस मुनरो, इन्होंने 1820 में दोस्त इस सिस्टम को लागू किया। कहाँ पे? मद्रास, मुंबई और असम, इस राज्यों के दोस्तों कुछ भागों पर को लागू किया। और इस व्यवस्था में सरकार ने किसानों से सीधा संपर्क किया, कि सीधा कांटेक्ट किया। और अब दोस्तों रैयतों यानी किसानों को भूमि के मालिकाना हक दे दिया गया। अब दोस्त भूमि के मालिक किसान खुद बन गए, और जितने भी दोस्तों वो टैक्स हुआ करता था वो टैक्स सब किसान किसको? अंग्रेजों को ही दिया करते थे। इससे दोस्तों सरकार की भी आय में वृद्धि हुई। इस सिस्टम में कोई बिचौलिया है नहीं जो अंग्रेजों और किसानों के बीच में हो, जो इन दोनों से ही खा रहा हूँ, जमींदार खत्म। तो दोस्तों ये थे तीनों व्यवस्था। क्लियर है दोस्त?
इजारादारी व्यवस्था 70-72 में लागू किया गया, ठीक है दोस्त। उसके बाद 70-77 में इसको 1 वर्ष के लिए कर देगा, सिस्टम खराब लगा खत्म कर देगा। फिर आया स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा कहते हैं। जमींदारी प्रथा को स्तंभदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, जमींदारों को ला दिया गया, जमींदारी प्रथा इसलिए कहते हैं इसको। मीडिएटर बना दिया जमींदारों को कि वो किसानों से पैसा लेगा फिर अंग्रेजों को देगा। अंग्रेजों को लगा नहीं यार ये जमींदार साढ़े बड़े चोर निकले, इसको भी हटा दिया। अब आ गया नीचे सबसे लास्ट में वो आता है रियतवाड़ी व्यवस्था। रियतवाड़ी मतलब किसानों की व्यवस्था। अब दोस्तों यहाँ पे भूमि के मालिक जमींदार नहीं बल्कि खुद किसान है। अब सारा काम किसानों और अंग्रेजों के बीच में होगा। अब यहाँ पे जमींदारों को खत्म कर दिया गया। दोस्तों ये थी तीनों व्यवस्था। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो समझ में आएगी दोस्तों, प्लीज इस पसंद को थोड़ा यार सफल बनाना, वीडियो को थोड़ा लाइक करना और थोड़ा शेयर भी करते रहना यार। चलिए दोस्तों, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत के हिंदू में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था का परीक्षण कीजिए। दोस्तों 18th सेंचुरी में यानी कि सन 1700 में भारत के जो हिंदू लोग हैं उसमें शिक्षा कैसी हुआ करती थी। देखो हिंदुओं को प्रारंभिक शिक्षा पाठशाला में प्राप्त हुआ करती थी। पाठशाला दोस्तों एक सिंपल एक स्कूल टाइप का तो नहीं हुआ करता था यार, मैं पेड़ के नीचे मान लो, तो कोई ऐसी कोई बड़ी सी जगह जहाँ पे शिक्षा दिया जाता था। लगभग सभी नगरों में, कस्बों में और बड़े बड़े गाँवों में प्राथमिक शिक्षाएं या दोस्तों पाठशालाएं तो थी और यहाँ पे सुबह सुबह सभी को एजुकेशन या दोस्तों शिक्षा दी जाती थी, बेसिक एजुकेशन कह सकते हैं। एंड इन पाठशालाओं का अपना भवन होता था, किंतु कभी कभी संपन्न व्यक्तियों के अतिरिक्त आवासों से भी दोस्तों शैक्षणिक कार्यों का संपादन किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मान लो कोई बड़े लोग हैं यार, उनके घर से भी कभी कभार ये हुआ करता था कि उनके घर के जो खुले बरामदा हो गया, तो कहीं खुली जगह हो गई तो वहाँ पे भी पढ़ा लिया जाता था। एंड तीसरा पॉइंट यार कि पाठशालाएं मंदिरों से भी चला करती थी। अगर दोस्तों भवन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी तो पढ़ाने के लिए मंदिर को भी यूज किया जाता था। और कभी कभार दोस्तों पेड़ों के नीचे भी देखा हमने मूवीज़ के अंदर, तो पेड़ों के नीचे भी पढ़ा दिया जाता था, चाहे दोस्तों वो वेदों की ज्ञान हो या सिंपल बेसिक एजुकेशन देना हो, ठीक है दोस्तों। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, कोई 4 कारण बताऊं। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपकी नल पकड़ लूं कंठ की और मैं बोलूं दोस्तों सांस लूं तो सांस ले पाओगे आप। अगर मैं उसी तरीके से अगर मैं राजनीतिक पार्टी खत्म कर दूं और मैं कहूं कि दोस्तों मैं लोकतंत्र हूं तो ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज पे ही डिपेंड करती है। राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है, इससे लोगों को अल्टरनेट के रूप में विकल्प मिलते हैं कि हमें ये चूज करना, ये चूज करना, ये चूज करना है। क्लियर है। हाँ याद रहे दोस्त, चाइना लोकतंत्र नहीं है लेकिन वो गीत ये गाता है कि हम लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र किस बात का है, जहाँ पे दोस्तों अपनी पॉलिटिकल पार्टी कोई है नहीं। एक पार्टी दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी है जिसके शासक ने अपने आप को पूरे जीवन के लिए, जब तक मैं मरूंगा, जब तक राष्ट्रपति हूँ, सी जिनपिंग ने राष्ट्रपति बना रखा है दोस्त। तो किस बात का लोकतंत्र है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दोस्त भारत है। सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है, याद रहे जो बताया मैंने। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है। क्लियर है। तो भारत के अंदर जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, लोकतंत्र तभी सफल है जब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज हो। क्योंकि दोस्त विश्व में जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज है, बट इंडिपेंडेंट तो है यार, वो लोग वोट डालते हैं, इलेक्शन होता है। लेकिन चाइना में दोस्तों कोई इलेक्शन ही नहीं होता भाई। देख सकते हो अपने दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी जिसको ये बोल दे भाई हाँ ये राष्ट्रपति बन गई है, जो महासचिव है वही राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है ना दोस्तों। आज भी 4000 से ज़्यादा पार्टी भारत के अंदर। लेकिन वो बात अलग है यार कि पॉलिटिकल पार्टीज आज सत्यानाश कर रखी है देश का। लेकिन वह इंडिपेंडेंट तो है ना यार, कोई दबाव तो नहीं है हम पे कि नहीं भाई तुम इसको वोट डालो, तुम इसको वोट डालो, ऐसा तो कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट है भाई, हम हमारी मर्जी वोट डालेंगे, मेरा नोटा बटन भी हमारे पास तो भाई, ठीक है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल लोगों को जोड़ने और जागरूक बनाने के लिए काम भी करते हैं, है ना दोस्तों। राजनीतिक शिक्षा देना इनका एक प्राथमिकता होता है। जो थर्ड पॉइंट कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जितनी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनके कार्य से दोस्तों प्रतिस्पर्धा, जिससे लोगों को एक विकल्प मिलता है इस कॉम्पिटिशन कारण के सबसे बेहतर हमारे लिए कौन कर पा रहा है, अच्छा कौन कर रहा है, उसी को हम वोट देंगे। इससे ये पता चल पाता है। नेक्स्ट दोस्तों फोर्थ और लास्ट पॉइंट है, वो है राजनीतिक दल लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो जहाँ पे विपक्ष जो सरकार में बैठी है उसकी आलोचना क्रिटिसाइज करती है, और जो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इससे दोस्तों लोकतंत्र मजबूत होता है। तो दोस्त एक सरकार में बैठी है, एक विपक्ष में है। जो सरकार में है और जो विपक्ष में है दोस्तों दोनों की उतनी ही महत्व है। सरकार देश को चला रही है और दोस्तों विपक्ष देश को इस बात से बचा रही है कि सरकार कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि देश के लोगों का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए।
आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज यार थोड़ा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल पे ही आपको मिलेगी, सबसे पहले बता रहा हूँ। एनीवेज कल दोस्तों जो भी आपको मैंने टॉपिक बताया है सोशल साइंस के लिए SST के लिए दोस्तों मैं ऐसे पढ़ाने वाला हूँ, पूरा सिलेबस खत्म करवाने वाला हूँ, पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा, सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन की इसकी नोट्स आपको नीचे लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आई होप कि दोस्तों आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज यार थोड़ा वीडियो को शेयर करना, सब जगह इस वीडियो को फैला दो, ताकि दोस्तों सभी लोग इस नॉलेज को ले सके और कुछ नया सीख सके। अगर दोस्तों अच्छा लगा थोड़ा लाइक करना, थोड़ा कमेंट में बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। मैं दोस्तों मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहे, अपने प्यार सपोर्ट बना रहे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।